सर मेरा सवाल यह है कि मुख्तारनामा क्या होता है और इसमें मुख्तारनामा में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी तैयब, असल में मुख्तारनामा जो है ना, अब एक बंदा एक प्रॉपर्टी का मालिक है, 2 प्रॉपर्टी या 10 प्रॉपर्टीज का मालिक है। अब वो बीमार है, बेड पे पड़ा है या ओवरसीज पाकिस्तानी या मुल्क से बाहर जा रहा है, तो जाते हुए उसको कुछ पैसों की नीड है या वो चाह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैं सेल कर दूं, तो वो किसी अपने करीबी बंदे को मुख्तारनामा दे देता है उस प्रॉपर्टी का। मतलब पूरे मालकाना हकूक उसको दे देता है कि ये रिटर्न के अंदर मुख्तारनामा होता है कि ये ले लो और मेरी ये प्रॉपर्टी जो है ना सेल कर देना और जो है पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। अब मुख्तारनामा एक्चुअल में जब दिया जाता है ना तो ये रिटर्न में होता है, बाकायदा इसके फॉर्मेट होता है और रिटर्न के अंदर ये दिया जाता है और उसके बाद इसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इसको रजिस्टर करा दे। अब मुख्तारनामा देने वक्त किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप नुकसान से बच सकें या आपके साथ कल को वो बंदा फ्रॉड ना करे। कुछ बातों का आप ख्याल रखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह किसी किस्म का आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अच्छा, मुख्तारनामा बेसिकली पावर ऑफ अटार्नी को कहते हैं। आप किसी को पावर ऑफ अटार्नी दे रहे होते हैं, तो ये अटार्नी 2 तरह की होती है। एक मुख्तारनामा खास होता है जिसको स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी कहते हैं, और दूसरा मुख्तारनामा आम होता है जिसको जनरल पावर ऑफ अटार्नी कहते हैं। अब मुख्तारनामा खास क्या है और मुख्तारनामा आम क्या है, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। अब एक प्रॉपर्टी है, आप जिसको मुख्तारनामा दे रहे हैं उसको कोई स्पेशल अगर आप राइट दे रहे हैं, स्पेशल राइट कि इसको सिर्फ रेंट पे चढ़ा देना, तो आप उसको मुख्तारनामा खास देंगे कि एक खास मकसद के लिए उसको दे रहे हैं कि सिर्फ रेंट पे चढ़ा देना। अब उसके पास सेल्स के जो है ना राइट्स आपने नहीं दिए, या इसके अलावा कोई भी और खास मकसद, बिजली का मीटर लगवा देना, ये अब एक खास मकसद है, तो यहाँ पे आप मुख्तारनामा खास देंगे। हाँ, अगर आपने उसको पूरे राइट्स देने हैं कि चाहे तो वो बिजली का मीटर लगवाए, गैस का मीटर उतरवा दे, रेंट पे चढ़ा दे या प्रॉपर्टी को बेच दे, तो मुख्तारनामा आप आम उसको देंगे। अब तकरीबन ये 8 पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है मुख्तारनामा देते हुए, तो इंशाल्लाह आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। सबसे पहली जो चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है कि मुख्तारनामा 18 साल से कम बच्चे को नहीं दिया जा सकता, और ना ही कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा आपको मुख्तारनामा दे सकता है। जैसे अगर कोई यतीम है, उसका वालिद दुनिया से चला गया है और उसका चाचा कोई लालची टाइप आदमी है और बच्चे की उम्र है 16 साल 15 साल, उससे अंगूठी शंगूठी लगवा के आपको दे देता है, तो वो गैर कानूनी काम हो रहा है। जब तक वो 18 साल को नहीं पहुंचता है वो मुख्तारनामा देने का मजाज नहीं है। दूसरा, ज़हनी मरीज कभी भी मुख्तारनामा ना दे सकता है ना ले सकता है। अगर किसी के साथ कोई ज़हनी मर्ज लाक है, मुकम्मल पागल नहीं भी है लेकिन ज़हनी मरीज है, तो उसके पास भी ये इख्तियारात नहीं होते कि वो मुख्तारनामा दे सके या ले सके। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 1, जब भी किसी को आपने मुख्तारनामा देना है तो मुख्तारनामा खास दे, स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी। अगर आपने सिर्फ उसको दे रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा देना, तो मुख्तारनामा खास उसको दे दें, सिर्फ एक मकसद का। क्या ज़रूरत है पूरे राइट्स देने की? पहली चीज़, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें जो है, पहला तो मुख्तारनामा खास हो गया जब भी देना है। दूसरा पॉइंट यह है कि ट्रस्टेबल बंदे को देना है जिस पे आपको इंतहाई एतमाद हो। ऐसे ही चलते फिरते किसी को नहीं दे देना। और आजकल जो है ना, लोग ज़्यादा दोस्ती के नाम पे लुट रहे हैं जी, वो मेरा बड़ा दोस्त है, तो सिर्फ दोस्त जिसको मिले जुम्मा 8 दिन हुए हैं या 3 महीने 6 महीने हुए हैं और आप उसको मुख्तारनामा दे रहे हैं। या आपके रिश्तेदारों के अंदर कोई ऐसा आपका रिश्तेदार है, कोई कज़न वगैरह है, चाचा मामा ताया कुछ भी है, जो वक्ती तौर पे आपके साथ लग रहा है कि बहुत मीठा हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में आप उसको पहचानते हैं कि आस्तीन का सांप है और अभी मीठा हुआ है, और आप उस पर ट्रस्ट करके दे रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। जो बंदा शुरू से आपके साथ सही चला है, लेन देन आपके साथ उसके सही रहे हैं, मामला सही रहे हैं, जिसको आपने परखा हुआ है, हमेशा मुख्तारनामा उसी को दे। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट जो है, मुख्तारनामा देते हुए तहरीर का बड़ा ख्याल रखें। जो तहरीर आपने लिखनी है ना, वो इस तरह लिखनी है कि फोर्जरी ना हो सके। और फोर्जरी क्या होती है, जिस तरह हम अमाउंट डालते हैं तो सिर्फ मतलब 50,000 डालना है, सिर्फ 50,000 डाल देते हैं। अब उसमें आगे सिफर बढ़ाई जा सकती है
तो उसको आपने क्लोज करना है, एक स्लांट टाइप लाइन लगा के, और आगे क्लोजिंग वाली लाइन लाजमी लगानी है ताकि आगे से जीरो ना बढ़ाई जा सके। और दूसरा, उसको वर्ड्स के अंदर लाजमी लिखना है। 50,000, एक तो आपने 5 के आगे सिफरें लगा दी 4, लेकिन अगर इंग्लिश में है तो 50,000 ओनली, उर्दू में है तो 50,000 रुपया, मुबलग 50,000 रुपया, ये आपने तहरीर के अंदर लाजमी मेंशन करना है और रकम को क्लोज करना है। इसी तरह बाकी जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हर जगह बाकायदा क्लोज करना है, और गैप बीच में लफ्जों के इतना नहीं छोड़ना कि कुछ बीच में एडिशन की जा सके। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है उसमें आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, गवाहान। जब भी किसी को मुख्तियारनामा दें तो कम अज कम 2 गवाह लाजमी बीच में डालें, और जो 2 गवाह डालने हैं वो इलाके के मुअज़्ज़ज़ और सच्चे खरे लोग डालने हैं। तो बाद में ऐसा ना हो कि पता चले जी गवाह आपने डाले ही नहीं है और उसको जैली करार दे दिया गया है, या कुछ भी इस तरह का मसला हो जाए, तो गवाहान आपने 2 लाजमी डालने हैं। अच्छा, इसके बाद अगला जो 5वां पॉइंट है, एक शिक आपने लाजमी बीच में मेंशन करनी है कि ये मुख्तारनामा रिवोकेबल है। रिवोकेबल ये होता है कि जब आप चाहे इसको मनसूख कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अब अक्सर ये होता है कि बाज़ दफ़ा कोई बंदा आपको एक प्रॉपर्टी की, कोई आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, वक्ती तौर पे 10 लाख आपको दे देता है कि यार ये 10 लाख रख लो, तो मैंने भी आगे प्रॉपर्टी सेल करनी है, सेल करके बकाया रकम आपको दे दूंगा। और आप मुख्तारनामा के अंदर ये शिक नहीं लिखते कि ये रिवोकेबल है, जब मैं चाहूँ मनसूख कर सकता हूँ, तो कल को कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वो प्रॉपर्टी सेल भी आपकी कर देता है और आपने दिया भी मुख्तारनामा आम हुआ, उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है, शिक बीच में मेंशन नहीं की, सिर्फ 10 लाख रुपया ले लिया और 50 लाख की प्रॉपर्टी का मुख्तारनामा आम दे दिया है, कल को वो प्रॉपर्टी सेल करके आपको पैसे नहीं देता, तो आप, या प्रॉपर्टी सेल भी नहीं होती और मुकर जाता है, तो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि कोर्ट भी झुटला देगी कि ये तो आपने देखे से पैसे लिए हैं 10 लाख रुपया और इसके एवज आपने मुख्तारनामा दे दिया, आप तो इस प्रॉपर्टी का पैसे भी नहीं रखते। तो भले वो पेमेंट 10 लाख तो उसने दी है, लेकिन ये शिक लाजमी डालेंगे, मुख्तारनामा आप मनसूख करवा सकते हैं। और इससे पहले एक वीडियो भी मैंने बनाई है कि मुख्तारनामा मनसूख जब आप कराते हैं, कैंसिल कराते हैं, तो अबतालनामा हासिल करते हैं, और अबतालनामा पे उसी तरह सारा प्रोसेस होता है, और अबतालनामा जो है वो रजिस्टर हो जाता है।